Change of so if position of one object changes बात तक करें with respect to other object. देखो सुनो, if position of one object changes with respect to, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद टाइम, किसके साथ में? टाइम. Then first object is said to be at motion. Then first object is said to be in motion. In motion. जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई कार जा रही है, तो जो कार है उसकी पोजीशन किसी ट्री के रिस्पेक्ट में बदलती चली जाए और समय के साथ भी बदलती चली जाएगी. तो यहाँ हम देखें कि दिस कार विच इज मूविंग, तो फर्स्ट टाइम में 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदलती जा रही है? फिर से समझो, इफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट changes with respect to some stationary object with time, then the first object is said to be in motion. Repeat करो. So if position of one object is changed to the respect of stationary object, then the With time. Then the first object is said to be in motion. Repeat करो. The position of an object moving respectively to the stationary object with time, it is called as नहीं, ठीक नहीं, सुहाना रिपीट करो. If position of one object changes in respect of stationary object with time, then it is said to be In motion. इतनी बात समझ में आ गई कि चूंकि इसकी पोजीशन बदल रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? मोशन में. ठीक है, देखिए कहीं से भी जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम कहेंगे वो कार जा रही है. सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. उसे क्या कहते हैं? क्या कभी आपने किसी पिछली क्लास में ऐसा एक्स वाई एक्सिस पे लोकेट किए पॉइंट्स 2, 3 ऐसा कहीं किया है पहले? तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है. क्या कहलाता है? इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस तो यहीं से ली जाती है ना. उसी तरीके से अगर मैं खड़ा हूँ और मैं किसी कार को देख रहा हूँ तो मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ. श्रेया खड़ी हैं तो श्रेया ये नहीं कहेंगे कि जायसवाल सर से वो कार कितनी दूर है. श्रेया अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगी, नमन अपना लेंगे, मयंक अपना लेंगे. जितने लोग हैं सब खुद का ही तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि नहीं, या कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे कि भाई जोधपुर स्टेशन से इतनी दूर है. स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतनी दूर है, वो भी ले सकते हो, या फिर अपना अपना लो. सो व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस पॉइंट? The point where observations are taken. Yes, सही बताया. The well-defined stationary point from where all motions are studied. उस बिंदु से जहाँ से सारी गतियों का अध्ययन किया जाता हो उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. लिख लें. एंड इट्स अदर नेम इज ओरिजिन. ठीक है कि नहीं? लिखो रेफरेंस पॉइंट. So, the well-defined stationary point from where all motions are studied is called, उसे क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट. उसे रेफरेंस पॉइंट कहेंगे और ओरिजिन भी कह सकते हो.
तो वो बहुत वेल स्टेशनरी होना चाहिए। क्या अभिषेक कभी आप किसी मोशन को ऐसे स्टडी करना चाहेंगे कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ है वो उड़ती चिड़िया से इतने कोऑर्डिनेट पे हुआ है, कि नहीं करना चाहोगे? क्योंकि वो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो खुद ही उड़ती चिड़िया है, वो खुद ही मोशन में, तो क्या रिस्क कोई बता पाएगा कहाँ हुआ है? तो इसलिए उसे स्टेशनरी होना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं, वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। अब देखो ओके, सो मोशन कितनी तरीके की हो सकती है? मोशन दो तरीके की हो सकती है चंदन, जैसा कि इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा कि सर मोशन दो तरीके की होती है, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। देख लो, तो मोशन के कौन से दो प्रकार बताए चंदन ने? मोशन एक रेक्टिलिनियर है और दूसरा रेक्टिलिनियर, एंड अदर इज कर्वीलिनियर। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा कहेंगे भाई? एक ही लाइन में चल रही है। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? क्या नाम है आपका? एक दो बार तो पूछेंगे फिर याद हो जाएगा। अमन। तो अमन, रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका दूसरा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर ऐसी मोशन हो तो आपको एक एक्सिस खोल देनी है, एक्स एक्सिस, क्योंकि वो तो इसी पे चलेगा। तो आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ इस तरफ क्या होता है 1 2 और 3, और फिर इधर क्या होगा? तो जो भी ट्रेन या कार चलेगी इसी पे तो चलेगी। एक एक्सिस खोल दो और ये ओरिजिन है, फिर यहाँ से स्टडी करो। राइट जाए तो प्लस ले लेना और लेफ्ट जाए तो माइनस ले लेना, तो स्टडी हो जाएगी मोशन। इसमें एक एक्सिस चाहिए। कैसी एक्सिस चाहिए? एक डायमेंशन। एक एक्सिस का क्या मतलब है? एक डायमेंशन। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। इसका क्या नाम है? वन डायमेंशनल मोशन। क्या कभी आप लोगों ने 3D मूवी देखी है? तो उसमें एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक डेप्थ भी होती है, उसमें से चीजें निकलती है, तो कहते हैं 3D है। 3 डायमेंशनल मूवी देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कि सिर्फ उस पर्दे पे ही एक्स पे चल रहा है, वाई पे चीजें चल रही, बाहर भी आ जाएगी, डेप्थ भी आ जाएगी। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो बोलो लीनियर मोशन में कितनी एक्सिस चाहिए दिव्या? एक एक्सिस। इसी पे तो ट्रेन चलेगी, चलती चली जाएगी, इधर जाए उधर जाए, जोधपुर से दिल्ली, जोधपुर से दिल्ली। तो एक एक्सिस खोली कि नहीं? तो इस तरीके से इस मोशन में क्या चाहिए? एज ओनली वन रेफरेंस एक्सिस इज रिक्वायर्ड। बताओ ये कौन सी रेफरेंस एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाली कौन सी है? जहां रेफरेंस एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बता दिया, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो ये बताओ रेफरेंस एक्सिस यहां कौन कौन सी है? Reference axis are those axes along which measurements are taken, and reference point is that from which measurements are taken. Reference axis समझ गए? जिसके along measurement लिया जाए और जहां से measurement गिना जाए उसे reference point कहते हैं कि नहीं? अच्छा, तो reference axis कौन कौन सी बताई है? X axis and Y axis। अब जरा देखो, मैं मान लो यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, कोई कॉर्नर से चल रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस है, तो 1 2 चल दिया, 2x पे चला, अब फिर यहाँ मुड़ गया 1 2 3, तो मैं 2 3 पे आ गया कि नहीं? मैं यहाँ जमीन में जो भी चलूंगा वो क्या है बताओ? एक्स वाई है। तो मैं एक्स पे भी चल सकता हूँ, वाई पे, प्लेनर पे चले भाई, यहाँ से चले तो यहाँ से एक्स चले और फिर क्या चलिए? वाई चलिए कि नहीं? तो एक्स चले और फिर वाई चले। तो यहाँ पे जो भी चीटी चलेगी वो एक्स वाई पे चलेगी, तो वो मोशन कौन सा होगा बेटा? आनंद नाम है क्या? अमन, बोलो वो मोशन कौन सा होगा? उसमें आपने एक एक्स एक्सिस खोली और एक क्या खोली? वाई। कितनी डायमेंशन खोल दी? तो जो आदमी चलेगा, मान लो कोई यहाँ खड़ा है, तो मैं कहूँगा अच्छा वहाँ खड़ा है, 1 2 3 4 और 3 उधर, 3 पे खड़ा है, तो 2 डायमेंशनल हो गई नहीं? अगर कोई मान लो ये अमन यहाँ बैठे हैं, तो मैं कोने से देख लूंगा कि 4 तक वहाँ है, 3 है, ये 4 3 पे है अमन। और यहाँ से अगर ये नमन की तरफ चले गए,
अमन से नमन पे पहुंच गया तो मैं कहूँगा फोर्सिस पे चले। तो इनका जो मोशन स्टडी हुआ वो प्लेन में हुआ कि नहीं हुआ? तो और हमने कितनी डायमेंशन खोली, एक एक्स और एक, इसी से मैं इनको मान लूंगा कहाँ है। तो ऐसी मोशन को जो मोशन इन प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। अब जरा देखो कर्वीलिनियर मोशन का क्या मतलब है कि अमन यहाँ से ऐसे 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 करते हुए नमन की तरफ जहाँ भी जाए हम इनको पकड़ लेंगे, इनका पैर कहाँ है, वहाँ से ऐसे आएंगे ऐसे। तो जमीन पे चलने को क्या कहते हैं? क्या वो तिरछा मिर्छा भी चल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चल सकते हैं? तो कर्व पाथ हुआ कि नहीं? एक और भी तरीके का है कि मान लो अमन के पंख आ जाए और ये उड़ने भी लग जाए। अब यहाँ से उड़ गए तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ थे और इतनी हाइट पे थे, जेड भी खोल दी, एक्स वाई जेड 3 खोल दी, एक्स वाई और कितनी हाइट पे है? मान लो एक फ्लाई है, बी है, यहाँ पहुँच गई। तो अब बताओ वो 2, 3 और हाइट पे कितनी थी? 2 पे। तो 2, 3, 2 पे थी और अब वहाँ पहुँच गई। हाँ आई प्लीज, किस क्लास में? सो बैठे इन दोनों क्लास बैठे, ज़्यादा पीछे हो गए। सो कर्वीलिनियर का क्या मतलब है बताओ? कर्वीलिनियर में 2 तरीके की मोशन होती हैं। चंदन वो 2 तरीके की मोशन कौन कौन सी है? ये देखो, हर चीज इनके पास है। इन्होंने कहा सर अगर मोशन कर्व है तो वो प्लेन में भी चल सकता है और स्पेस में भी चल सकता है। इतनी बड़ी बात बताई एक 9th के बच्चे। क्या बताया? कर्वीलिनियर के 2 कौन से टाइप हैं दिव्या? बहुत अच्छा, यस। सो कर्वीलिनियर है, चाहे तो जमीन में ऐसे ऐसे कर्व चले और या फिर हवा में भी मक्खी क्या सीधे चलेगी। तो बोलो कौन से 2 टाइप है? सही है। तो क्या लिखते हैं कर्वीलिनियर में? मोशन इन प्लेन, और दूसरा क्या है? मोशन इन space. मोशन इन स्पेस। जितनी बात हो गई, तो तीनों नए बच्चे हैं वो अपना नाम और नंबर लिख दे। तो जो आज की क्लास है उसका वीडियो लिंक हम भेज देंगे, वो यूट्यूब पे देख लेना। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, PDF भी भेज देंगे। चलो, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के लिए अभिषेक कितनी डायमेंशन चाहिए, कितनी रेफरेंस एक्सिस चाहिए बताओ? यहाँ से तुम यहाँ चल लो, कितने हमें चाहिए? एक्स पे चल लोगे कि नहीं? नहीं चल पाओगे, वाई भी तो देखना पड़ेगा। तो प्लेन पे चलने के लिए कितनी चाहिए सुहाना? 2। तो ऐसी मोशन को क्या कहोगी? 2 डायमेंशनल मोशन। कैसी मोशन हुई बोलो ये? 2 dimensional. और ये 3 dimensional. बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 डायमेंशनल मोशन। और जो मोशन इन स्पेस है क्या उसके लिए जेड एक्सिस भी चाहिए? 3 dimensional. देख लो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक Z एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर हाइट भी तो चाहिए। Z axis. तो 3 डायमेंशन हुई कि नहीं? Yes. तो ये मोशन कैसे हुई? 3 Dimensional. डायमेंशनल मोशन। अमन, वेयर द रेफरेंस एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, उसे क्या कहते हैं? origin, हाँ, या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो अब जरा देखो मोशन इन स्पेस कैसा हुआ बताइए? 3 3 dimensional. डायमेंशनल मोशन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस एक्सिस? बेटा आपका क्या नाम है? हाँ? तोशानी। किस स्कूल में पढ़ती हो? तोशानी है। चलो रेफरेंस एक्सिस देखें। रेफरेंस एक्सिस, हाँ, रेफरेंस एक्सिस को उत्कर्ष डिफाइन करो। ऐसा एक्सिस जिससे रेफरेंस पॉइंट से जिससे जा रहे होता है। या द एक्सिस along which distances are measured is called reference axis। जैसे ये हमारी एक्सिस खुल गई, तो अगर तुम्हें 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तो एक्स एक्सिस पे ही तो लोगे। एक्सिस along which क्या किया जाए? डिस्टेंस ली जाएगी, तो उसे क्या कहोगे? रेफरेंस एक्सिस। देखो, द एक्सिस along which, जिसके along क्या किया जाए? Distance is measured. Yes, distance is measured is called
रेफरेंस एक्सिस। क्या दिव्या आप मुझे 3 रेफरेंस एक्सिस के नाम बता सकती हैं? सर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। सही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर हम आपका नाम चलो ना। और रेफरेंस पॉइंट यहाँ से स्टडी किया जाए जिसके लॉन्ग डिस्टेंस, समझ में आ गई बात? चलो अब देखो कि चंदन, तुम पाथ लेंथ से क्या समझते हो? Distance. अब बोलो। Distance covered by. ये बात सही है। टोटल डिस्टेंस covered by an object is called path length। मान लीजिए हम कभी भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सीधे जाएं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम यहाँ से सीधे ही जाएंगे और इस दीवार को तोड़ते हुए सामने की छत को फोड़ते हुए फिर निकलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। जैसे किसी का घर कैसे तुम तोड़ दोगे, नहीं, झगड़ा हो सकता है। तो हम जाएंगे तो हम जहाँ से बाजार से भी निकलेंगे तो घूमते घामते निकलेंगे, लेकिन हम जितना भी चलेंगे वो हमारी स्कूटी में आ जाएगा। हमारी स्कूटी में एक ओडोमीटर होता है, एक पट्टी सी होती है ना नीचे, उसमें डिस्टेंस दिखाई जाती है कि नहीं? तो वो पाथ लेंथ बताती है कि जितना आप चले हो, तो जितना पहिया घूमेगा उसके हिसाब से पाथ लेंथ दिखा देगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मान लीजिए कोई अगर P से Q तक गया और उसने 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर, तो ये इसकी पाथ लेंथ है। और अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है P से Q तक वो 10, ये 15 मीटर है और ये कितना है? 10 मीटर। Yes, sir. The shortest distance between initial point and final point is called displacement। ये shortest। समझ में आई बात कि नहीं? पाथ लेंथ रिपीट करो तो शानी। Total distance covered by the object is called डिस्प्लेसमेंट। the shortest length between initial point and final point. सही है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अगर आपने धागा रखा इसके ऊपर और धागा रखते 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 कर लिया और जितनी डिस्टेंस आई उसको खोल लो और स्केल पे रख के मेजर कर लो, पाथ लेंथ हो जाएगी। अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो धागा टेढ़ा मेढ़ा रखो, ये ऐसे धागा रखो P से Q तक। तो अगर मान लो ये 20 मीटर है और ऐसे सिर्फ 10 मीटर होता है, तो इसमें पाथ लेंथ तो शानी 20 मीटर है कि 10 मीटर है? हाँ देविका 20 मीटर। और फिर 10 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे विस्थापन कहा जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं अमन? और जो पूरी टोटल लेंथ है धागा रखे जो मेजर कर लिया आपने, ठीक है? सो इट इज द एक्चुअल पाथ ऑन विच समवन ट्रेवल्स। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जरूरी नहीं कि कोई सीधे ही चले, सीधे कहाँ चलोगे तुम बाजार में? तो टोटल डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Initial and final points. initial and final point is called displacement। बोलो बात समझ में आ गई? उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम बेटा आपका? अभी ठीक हो? So shortest distance between initial and final point को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? 10 मीटर इज इक्वल्स टू पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे?
P से Q चला है इसलिए P पहले लिखोगे, P इनिशियल है और कहाँ तक गया Q। अब कितना है बताओ, पहले वाले केस में बताओ जरा, क्या 10 मीटर है? Yes, sir. तो सिर्फ 10 मीटर ना बोलना, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बोलोगे टूवर्ड्स राइट, नहीं तो 5 में से 2.5 नंबर ही मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 मीटर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन किधर है बताओ, टूवर्ड्स Right. राइट, इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ये एरो है डिस्प्लेसमेंट, तो टूवर्ड्स राइट। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं बताओ, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं कहूँ 10:10 हुआ है तो बोलो ये स्केलर क्वांटिटी है तोशानी की वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये किसी डायरेक्शन में 10:10 हुआ? नहीं ना, वो तो हुआ है। तो जो 10 का ये टाइम क्या है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी? बोलो, स्केलर क्वांटिटी है। 2 किलो आलू लेके आप आ रहे हो, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि किलो किसी डायरेक्शन में नहीं, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर जितना, समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसी तरीके से अगर ये मेरा पेन 10 सेंटीमीटर का है और मैं ऐसे कर दूं तो क्या तब भी 10 सेंटीमीटर है? तो बोलो ये जो लेंथ है ये स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। ऐसे कर दो तो क्या इसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी? तो बोलो ये क्या होगी? स्केलर लेंथ, स्केलर क्वांटिटी। एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या वो बदल जाएगी? अगर मान लो इनका पेपर है और ये पेपर में ऐसे ऐसे कर दो तो पेपर का एरिया बदल जाएगा? 10 × 12 बदल जाएगा? कभी बदलेगा नहीं। वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम, किसी डिब्बे का, वो भी नहीं बदलेगा, चाहे लुढ़का भी दो तो क्या बदल जाएगा? क्या L × B, तो इसको बदलेगा तो नहीं ना। तो इस तरीके से आप मुझे कोई 5 स्केलर क्वांटिटी बताइए। पेन नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे लेंथ, वो तो एक मैटर है, मैटर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। लेंथ बोलो, हाँ डिस्टेंस हो जाएगी। पाथ लेंथ, बहुत अच्छा होता है, पाथ लेंथ इन्होंने बोला, पाथ लेंथ बोल दो। पाथ लेंथ इज ओनली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है बोलो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरा लिखना पड़ेगा ट्रेवल्ड। अब इसे एक और बोलो, 5 फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो स्केलर हो, बोलो। हाँ? किलो नहीं, बोलो मास। क्या बोलोगे? सुनो, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? Quantity which only have magnitude. बिल्कुल सही, जिसमें सिर्फ एक न्यूमरल नंबर हो, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। सो द फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखोगे? द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only and no direction, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, और पाथ लेंथ जरूर लिखना क्योंकि हमारे चैप्टर से ये संबंधित है। पाथ लेंथ लिख दिया। टेम्परेचर, अगर इस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या 26 डिग्री सेल्सियस है तो क्या ये किसी डायरेक्शन में है? तो टेम्परेचर हो गया। और बोलो श्रेया। Area. Sir, area. और बोलो। Sir, length. हाँ, और बोलो। Sir, mass. मास हो गया। और बोलो। वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। नाउ चंदन, प्लीज डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी। The physical quantity which have magnitude as well as directions. लो, इन्होंने बता दिया। बोलो ये मैग्नीट्यूड है सर, नंबर मैग्नीट्यूड है, और ये जो टुवर्ड्स राइट ये क्या है? डायरेक्शन। सो तोशानी इसी बात को रिपीट करो, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? आप देर लगाती हैं, यू आर लाइकिंग। तनिष्का रिपीट करो। So which has magnitude as well as direction. द फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, वे सदिश राशि कहलाते हैं। फिर से रिपीट करो। The physical quantity in which magnitude and as well as direction is. बहुत सही है। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे किसी भी तुमने आलू उठाया है, 2 किलो आलू है, अब नीचे की ओर उसमें 9.8 का फोर्स लगता है 1 किलो पे, और तो 2 किलो पे कितना लगेगा? 9.8 न्यूटन। अभी अगले क्लास चैप्टर में हम पढ़ लेंगे न्यूटन क्या होता है। लेकिन वेट मान लो जैसे 2 किलो की चीज है, तो 2 किलो पे नीचे की ओर कितना वेट लगेगा? धरती खींचती है कि नहीं? 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, 2 से 9.8 को क्या 19.6 न्यूटन। मान लो 1 किलो की चीज है, तो 1 किलो के नीचे की ओर कितना वेट लग रहा है? 9.8 न्यूटन। न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, फोर्स ही। और 10 किलो की चीज है तो कितना लगेगा बताओ? 98 न्यूटन। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 किलो पे इतना लगता है, तो 10 किलो पे कितना लगेगा? 10 × 9.8 नहीं कर दो, बात समझ आई? तो बोलो वेट, किसी चीज का वेट, क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी? है नीचे की ओर। वेट की मास की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जब तुम अर्थ पे हो तो क्या अर्थ उसे नीचे पुल करेगी? मून पे हो तो क्या मून उसे नीचे पुल करेगा? किसी भी प्लेनेट पे हो, सैटेलाइट में उसे तो खींचेगा। ये ग्रेविटी की वजह से खींचता है। किसकी वजह से? तो बोलो वेट एक स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी? और वेट हमेशा किस ओर डायरेक्टेड रहेगा? डाउनवर्ड, सही है नहीं? तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई? पहली वेक्टर क्वांटिटी तो हुई डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे चैप्टर से संबंधित है। डिस्प्लेसमेंट और फिर वेट हुआ, और तीसरी चीज हुई फोर्स। मान लीजिए कि किसी पत्थर पर कोई आदमी अगर यहाँ से फोर्स लगा रहा है और इसको हिला नहीं पा रहा है, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये तो इसकी ओर लगा रहा है। तो अब ऐसे ही कुछ फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स एक न्यूटन में व्यक्त किया जाए, तो किसी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वो भी एक वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन में लगेगा ना फोर्स किसी, इसलिए वेलोसिटी वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कोई चीज जो तुम्हारी स्कूटी किस तरफ जा रही उसमें तरफ भी लिखना पड़ेगा, इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, ये हम आगे देखेंगे। वेलोसिटी लिख लो बट आगे देखा जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये 4 चीजें होंगी ना। अब जरा देखें, डिफाइन करना है आपको मोशन। रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड 3 एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। गिव 3 and 3 examples of vector quantity. Make flow chart of motion, जो आपको बनवा के दिखाया गया है। फ्लो चार्ट ऑफ मोशन, जो थोड़ा लेट आए हैं वो जितना इसमें से समझ पाए उतना लिखे, बाकी लोग पूरा लिखे।
सुनो एक बार फिर से, मोशन, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक पेड़ खड़ा तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होती है विद टाइम, देन दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो उसे क्या कहा जाएगा कि ये मोशन में, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। रेफरेंस एक्सिस क्या होती है? द एक्सिस along which measurements are taken, जिसके along में क्या किया जाए, measurement 10, 20, 30, तो एक्सिस क्या होगी? the axis along which measurements are taken. reference point, the point from which measurements are taken, वो बिंदु जहां से सारे प्रेक्षण लिए जाएं, the point from which measurements, वो अभी मुझसे 40 पर है, अभी ट्रक 50 पे चला गया, अभी 60 पे, यहीं से तो लोगे ओरिजिन से, समझ में आया? अगला क्या है? पाथ लेंथ दिख गया। पाथ लेंथ सुनो नमन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। वो ऐसे जाए धागा रख के नाप लो पूरा, और फिर सीधा कर लो धागा। टोटल डिस्टेंस समझ में आ गई ना, कि जहाँ जहाँ पर है वहाँ धागा रख लो और पूरा खोल लो, टोटल डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट रिपीट करो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझते हो ना, वो तो कमी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, बिटवीन, वो कवर करता है, ठीक है, अब बोलो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट, जहां से वो चलता है वो इनिशियल पॉइंट हुआ, और जहां पहुंच जाए वो फाइनल पॉइंट हुआ। समझ में आई? तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी which has magnitude only, or vector quantity, The physical quantity which has magnitude and direction both is called vector. reference axis, From where the object reference axis, From where all the values. ये बता सकते हैं, तेज करिए, बोलो। The axis along which all distance are measured is called reference axis. This axis along which, axis along which all distance, reference point from which, a point from which all observations are taken, या all distances are measured, all reference axis along which all distances are measured। समझ में आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट, बोलो। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें नंबर हो, जैसे टाइम हो गया, उसको ये नहीं कह सकते हो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 बजा है, कोई कहे फिर साउथ में क्या बजा है, देखो साउथ में 11 बजे, नॉर्थ में 10 बजे, इधर 9 बजे, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जैसे फोर्स की बात की जाएगी तो उसमें डायरेक्शन हो गया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? ऐसा तो नहीं कि बस को तुम्हें आगे धक्का देना है, तुम उधर से धक्का दे रहे हो, तुमको भगा देंगे लोग, कहीं से भी धक्का नहीं दिया जा सकता। तो फोर्स बहुत मीनिंगफुल है, आपको बताएगा यहाँ आके इधर से धक्का दो, गलत समय धक्का दे दिया भगा देगा। बोलो बात समझ आई? तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी क्या है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? और किसी को कोई डेफिनेशन पूछनी है? समझ में आ गई? करिए। फ्लो चार्ट में तो आप लोगों को बता ही दिया गया कैसे है। हाँ, इसी पेज पे करके दो। सो नाउ वी आर कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट।
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ए पर और वो चलते चलते बी पे पहुंच गया है। हाँ ऐसे ए से गया और कहाँ चला गया बी पे। तो और हमें ओरिजिन से ही तो सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। ये ओरिजिन है कि नहीं? तो ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी होंगी। नाउ अब देखो तुमने नाम नहीं लिखा। ना देखिए इसका इनिशियल पॉइंट ए है। तो अब मुझे बताइए कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? दैट इज ओ ए। ओ से ही मेजर करनी हो क्योंकि ओ ओरिजिन है ना। तो ओ से ए कितना है? ये सबसे सही बता दें कितना प्रिसाइज है हर चीज इन्हें कितनी आती है। और कोई होता तो कोई -10 या 10 बता देना, उन्होंने +10 बोला। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उत्कर्ष की खूबी है। हम लोग सब जानते हैं कि इधर प्लस लिया जाता है इधर माइनस। तो उन्होंने क्या बताया सर? +10 यूनिट, +10 यूनिट, +10 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन यही तो चला। तो बताओ फाइनल पोजीशन क्या है? करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि फाइनल पोजीशन वो बी में पहुंचा, यहाँ से यहाँ है, ओरिजिन से राइट चलो तो प्लस लेना। कहाँ से शुरू किया भाई? हर कार तुम्हारे घर के सामने से ही चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। वो यहाँ से भी चल सकती, 10 से चली 60 पे पहुंच गई। तो जो शुरुआती उसकी पोजीशन थी कार की, वो कितने पे थी? क्या राइट पे थी? तो +10 पे थी। और अभी कार कुछ समय बाद जहाँ पहुंची है उसकी पोजीशन क्या है? क्या वो OB है? वो सही तो लोग हैं। तो वो कितनी है बताओ, देख के बताओ। हर चीज मुझे तुम्हारी पसंद आती। तुमने जो +60 बोल दिया ना, यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि राइट में है। तो श्रेया ने क्या बताया? +60। तो OB कितना हुआ बताओ? +60 मीटर। यहाँ तक अभिषेक समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। अभी तक किसी ने ये बात नहीं बताई थी हमारे इतने 25 साल की कोचिंग। ये आपको कैसे पता चल गया? बड़ा का बुक में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। जरा फाइनल पोजीशन बताओ कितना है? क्या OB है? देख लो B तो फाइनल है, O से B। और इनिशियल कितना है? OA। OB कितना है? 60 नहीं बोलना, प्लस भी बोलना है माइनस भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये बिना साइन के नहीं आएगा। तो कितना है बोलो? +60 और बोलो इनिशियल पोजीशन कितनी है? -10 देख के बोलो ना कितनी है? +10 बोलो। तो +10 हुआ। अच्छा +60 में से माइनस इंटू प्लस तो प्लस ही हो गया। तो कितना बचा? +50। प्लस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है क्या वो राइट की ओर डिस्प्लेस हुआ है? प्लस का मतलब राइट गया है। तो यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और क्या वो A से B गया है? तो जो इनिशियल पॉइंट है वो पहले लिखो और वहां से वहां तक गया। एरो बताता है कहां से गया, और ये इसकी टेल बताती है कहां से गया, और एरो बताता है कहां तक गया। तो टेल से यहाँ तक गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो अगर आपको कोई पूछे बताओ जरा AB का फार्मूला, तो दिव्या तुम बता देना कि बाद वाला पहले और पहले वाला बाद, यही फार्मूला है। फाइनल पोजीशन अभी बताया उन्होंने कि नहीं? उसे देख के करना, कहीं से तो बताया ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आया बोलो? +50। तो अगर वो 10 से चला और 60 पे पहुंचा तो वो कितना डिस्प्लेस हो गया? क्या 50? +50। और 50 हुआ तो बताओ राइट में हुआ कि लेफ्ट में? Right। तो क्या ये प्लस साइन बताता है कि वो राइट में हुआ? तो लिखो, इसको ये भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, और 50 मीटर टूवर्ड्स राइट। क्या लिख सकते हो? टूवर्ड्स राइट। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ऐसा करके बताइए हमको। ये देखो, ये
ओरिजिन है, ये -10 है, और ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो अब की बार वो यहाँ से गया और यहाँ पे गया, ए से बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना लिखो श्रेया? एक बार बता दिया, कुछ और पूछे। हाँ बोलो। कोई बात नहीं। दिव्या +30। ओ ए कितना लिखो? हाँ, क्योंकि ओ ए ओ से लिया ना, ओ भी समझ में आया। और ओ ए कितना है? +10। तो अमन कितना आया? Sir, 20 +20. +20 आया। इसको इंटरप्रेट करो, Sir, towards right. यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर टुवर्ड्स राइट। फिर से देखो, तो ओरिजिन -10 -20 10 20 30 ए से चला और पहुंच गया बी पे। नाउ अब ओ ए की वैल्यू बताओ उत्कर्ष। सर वो एक सर माइनस वो सर -20 -20। ओ बी कितना है? सर वो क्या +30 ऐसे बीच में मत बताओ। ओ बी कितना है? +30 +30। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखो? डिस्प्लेसमेंट सर वो ये OB माइनस OA। ये बोला करो, कहाँ से चला कहाँ पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखो? जहाँ से चला जहाँ तक पहुंचा वही 2 लेटर आने चाहिए। अब इसमें वो नहीं आएगा। A towards B। तो ए बी, वेक्टर ए बी क्या लिखोगे? वेक्टर ए बी। अब इसका फार्मूला बताओ उत्कर्ष। सर इनिशियल माइनस तो फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन माइनस, तो उसे मैं क्या लिखूं बताओ? हाँ बोलो उत्कर्ष। सर हाँ, बताइए। सर OB माइनस OA। ओ बी माइनस ओ ए। अब बेटा तोशीना नाम है आपका, क्या है? तोशानी बताओ। ओ बी कितनी वैल्यू लिखो? कनिष्का +30। ओ ए कितना लिखो? -20। अच्छा तोशानी मुझे ये बता दो कि फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। तो और कोई ना बताए, बोलो करो कैलकुलेट, कितना आया? अभिषेक 50 तो होता ही नहीं है, या प्लस बोलना है -50 नहीं होता कुछ। +50 चेक करें, यानी ये +30 है और ये माइनस क्या हुआ? तो ये कितना हुआ? +50 मीटर। देविका इसको इंटरप्रेट करो। डिस्प्लेसमेंट इज, क्या वो राइट गया है? कहीं से कहीं भी गया तो राइट ना। तो क्या हुआ इसका इंटरप्रिटेशन? इज 50 मीटर टुवर्ड्स राइट। आपको यही 3 सवाल दिए जा रहे हैं, करके दिखाओ। फिर से समझो, कभी भी अगर कोई चीज लेफ्ट की ओर जाए, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं से भी कहीं जाऊँ, लेकिन इधर चल रहा हूँ, तो मेरा 30 का डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो। और अगर मैं राइट में जाऊँ आपके, तो 30 हो 40 हो, जितना राइट जा रहा हूँ तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और लेफ्ट जा रहा हूँ तो फिर कहीं से कहीं भी जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से भी यहाँ चल सकता हूँ, यहाँ से भी यहाँ चल सकता हूँ, यहाँ से भी, लेकिन राइट जाऊँगा तो प्लस है। जितनी गाड़ियाँ राइट जा रही हो प्लस में जा रही हो, जितनी गाड़ियाँ लेफ्ट जा रही हो वो सब, वो चाहे कहीं से भी कहीं जा रही हो। जो राइट की हैं वो प्लस है, और जो लेफ्ट की हो वो, इतनी बात समझ आ गई। फिर पोजीशन देख लो। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस। मान लो तुम्हें मैं पी क्यू का फार्मूला दूँ, पी क्यू अगर डिस्प्लेसमेंट है तो बोलो क्या लिखोगी? OP माइनस O। हमें नहीं मालूम, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमें मालूम होता तो क्यों पूछ रहे हैं? और कोई बताए तो बताए, चंदन बताए तो बताए। सर OQ माइनस OP। सुनो, ओपी होगा कि ओक्यू? सही है कि नहीं?
तो क्या होगा बताओ, हमेशा फाइनल लिया करो। 10 रुपए है तुम्हारे पास, 20 हो गए, पापा ने दे दिए, तो बोलो कितना तुम्हारे पास बढ़त हुई, तो 20 माइनस 10 करोगे, 10 माइनस 20 कर दोगे। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल किया जाता है, इनिशियल में से फाइनल कभी किया जाता है क्या भाई? 5 रुपए थे, रक्षाबंधन में तुमको 10 रुपए और भाई ने पकड़ा दिए, 15 हो गए, तो कितने की बढ़त हुई? तो 15 माइनस 5 करोगे कि 5 माइनस 15? अरे 10 का घाटा हो गया, माइनस करो, घाटा थोड़ी ना। हमेशा क्या करो, किसी भी फार्मूले में अगर डिफरेंस निकालना है तो हमेशा क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल। पूरे फिजिक्स में यही करो, समझ में आई बात? तो मान लो अगर CD डिस्प्लेसमेंट है तो तनिष्का क्या फार्मूला लगाओगी? OD minus समझ में आ गई? अब कर लोगे 3 सवाल। So if object is moving towards right, then displacement is positive. If object is moving towards left, displacement is negative. चलो अब आपकी सुविधा के लिए मैं ये फार्मूला भी छोड़ देता हूँ। ओरिजिन से किधर की ओर प्लस और इधर माइनस, ये कन्वेंशन है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं श्रेया? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? बहुत अच्छा, तो शानी बोलो अभिषेक। करेक्ट। सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस ही खोली है कि हमने वाई भी खोली है, हमारा चैप्टर ही 1 डायमेंशनल का है। 9th में 1 डायमेंशनल है, 10 में 2 डायमेंशनल है, 11th में 3 डायमेंशनल। हम ऐसे थोड़ी है, फिर 12th में 4 डायमेंशन, फिर टाइम दिया जाए। अभी 9th का ही पढ़ो, जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है? 10th एक्स एक्सिस ही तो खोलिए। मूविंग टुवर्ड्स राइट, देन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज पॉजिटिव। और इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स, देन डिस्प्लेसमेंट इज, ये हमारी एक्स एक्सिस है, देख लो ये एक्स एक्सिस, बात समझ आई? एक ही रेफरेंस एक्सिस खोली जाएगी तो फिर क्या होगा? तो 3 केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। बाकी जैसे ए बी है तो ए बी का फार्मूला क्या होगा? ओ बी माइनस, वो इसके बाद देखें। चलो सर वो यूनिट समझ होते हैं। हाँ,
नहीं कुछ नहीं बनाएंगे, आप ABC का पेपर बनाएंगे नहीं वैसे बात चला चाहिए। Path length, total distance traveled by an object is called path length. Is called around path length. यानी वो कितना चल रहा है, मैं सारा पूरा जो पाथ लेंथ हो जाती है, जैसे कि हाँ ले लो, ये पाथ लेंथ होगी। अगर ये 15 मीटर है तो ये क्या हो जाएगी, क्या ये पाथ लेंथ होगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज पाथ लेंथ को PQ लिखा जाएगा और इसे क्या लिखा जाएगा, PQ वेक्टर। दोनों में फर्क है। लाइक सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अमन इसके काउंटर में यहाँ पे बताओ क्या लिखो। Shortest distance traveled by an object from initial position to final position. The shortest distance between initial and final point is called displacement. Like shortest distance between initial point and final point is called displacement. Is called displacement. It is वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर है, scalar quantity. It has magnitude only. It is वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। It has magnitude, magnitude का मतलब नंबर, एज वेल एज डायरेक्शन। and direction both. ठीक है। अगर पाथ लेंथ 15 है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है, तो बोलो किसका मैग्नीट्यूड जाता है, पाथ लेंथ का कि डिस्प्लेसमेंट का। और अगर मान लो सीधा चला होता तो शानी इक्वल होता है। तो क्या इक्वल होता, मान लो वो इधर ही चला जैसे ट्रेन टाइप 10 मीटर और 10 मीटर। तो जो पाथ लेंथ है, देखिए जो तोशानी है और सुहाना है, तो सुहाना एकेडमिक्स भी है और डांसर भी है, जबकि तोशानी एकेडमिक्स है। तो सुहाना हो गई डिस्प्लेसमेंट और तोशानी क्या हो गई, पाथ लेंथ। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तोशानी इज बेटर देन सुहाना, तो मैं ये कहूँगा एकेडमिक तोशानी इज बेटर देन एकेडमिक सुहाना, क्योंकि मैं उनके एक एस्पेक्ट की तुलना कर रहा हूँ। या सिर्फ इतना भी कह सकता हूँ चूँकि तोशानी तो एकेडमिक्स है, तो तोशानी इज बेटर देन एकेडमिक सुहाना। इनके पास दो एस्पेक्ट है, एक डांसिंग का भी है और एक एकेडमिक्स का भी, पाठ्यक्रम का भी है। तो मैं अब क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ,
द पाथ लेंथ में मैग्नीट्यूड लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ क्या है बताओ, मैग्नीट्यूड। सो पाथ लेंथ में भी ग्रेटर देन, ग्रेटर भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आगे का सेंटेंस पूरा करो। पाथ लेंथ और पाथ लेंथ या तो ग्रेटर होगा, देखो, और इक्वल टू, सीधा चले तो डिस्प्लेसमेंट। देखो कितनी बड़ी बात कह रही। पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोला श्रेयन, क्योंकि इनको मालूम था कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, तो पाथ लेंथ उसके डायरेक्शन में कहाँ तुलना कर पाएगा। फिर से रिपीट कर दो श्रेया। पाथ लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सुहाना रिपीट करो। can be greater or equal to displacement. नहीं, नमन, सर पाथ में डिस्प्लेसमेंट के पास दो एस्पेक्ट हैं, उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से तुलना करो ना, नहीं तो ऐसे लगता है जैसे तुम डायरेक्शन से भी तुलना करते हो। तो क्यों नहीं बोला तुमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोलो। पाथ लेंथ इज आइदर ग्रेटर देन, या तो बड़ा होगा और या इक्वल भी हो सकता है, बोलो। आइदर ग्रेटर और स्मॉलर देन स्मॉलर तो नहीं हो सकता, पाथ लेंथ कोई स्मॉलर कर दोगे, वो शॉर्टेस्ट से भी छोटा हो जाएगा। कह दोगे यहाँ से वहाँ तक एरियल डिस्टेंस चले, मैं देख रहा 5 ही पहुँच गया, बावन सुध नहीं पहुँचा, बोलो। रिपीट करो तनिष्का, अच्छी बात है, बोलो अभिषेक। The path length is equal, is greater or equal to the magnitude of. हाँ, अब लिख लो तो समझाओ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बताओ, जो पाथ लेंथ है इज आइदर इक्वल टू, या तो इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखना चाहो तनिष्का तो तुम यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिख सकती हो, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाथ लेंथ के बाद तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। जब मैं पाथ लेंथ बोल रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। सो पाथ लेंथ इज, इसके काउंटर का सेंटेंस बोलो देविका। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ लिखना ठीक रहेगा डिस्प्लेसमेंट के विषय, कुछ और लिखवाना चाहोगे? The displacement is. ये बताएंगे, ये बता देंगे, Displacement. हर चीज देखो इनका। आप बोलो। Sir, magnitude of यस, देखो एक बच्चा जरूर हमें हर क्लास में मिलता है हर साल, जो ये होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड छोड़ना ही नहीं चाहती, कहती मेरी फिजिक्स गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड। जब उसमें दो एस्पेक्ट है, एक की बात करो। फिर से रिपीट करो सुहाना। magnitude of displacement is can be equal or shorter than path length. यस, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दो एस्पेक्ट है, तो मैं वो डांसिंग सुहाना की बात करूँ या फिर मैं एकेडमिक सुहाना की बात, एक ही तो पसंद, तो इन्होंने एकेडमिक की बात। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लो, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का या तो इक्वल होगा और या फिर क्या होगा, ग्रेटर। अरे डिस्प्लेसमेंट का सर magnitude- स्मॉलर। हाँ, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर स्मॉलर या आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन, ठीक है। पाथ लेंथ, अब जरा देखो, सर एक पॉइंट तो ये भी हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट पाथ लेंथ नो, मैंने बोल दिया इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, हाउएवर पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंटेन्स नो साइन। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जा सकता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा एक बात और जीरो बताओ। भी होगा था ना सर कभी कभी। अब देखो ये लोग पहले से सब पॉइंट बता रहे हैं और मेरी कोचिंग बंद करवा देंगे, हर चीज बता दे रहे हैं। बताओ यहाँ से चला, यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया, तो अगर A से गया B आया, 20 मीटर इधर गया और 20 मीटर वापस आया, तो चंदन बोलो इसकी पाथ लेंथ क्या है?
So path length 40 होगी और displacement 0 होगा. क्योंकि जितना गया जितना है सब जुड़ता चला जाएगा, धागा उतना लग गया ना हमारा। तो यहाँ पर इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन इट्स पाथ लेंथ इज नेवर जीरो। क्या कभी जीरो हो सकती है? लेकिन इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट, Its displacement is डायरेक्टली कोई बात नहीं। इफ ऑब्जेक्ट moves then its path length is never zero. If object moves and its final point, जो इसका फाइनल पॉइंट है लाइज ऑन इनिशियल पॉइंट, वो इनिशियली हो जाए, देन तब क्या होगा बोलो? its displacement is zero. ठीक है, देन its displacement is zero. देखो पाथ लेंथ इज एक्चुअल पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव्स, और डिस्प्लेसमेंट कभी हो भी सकता है, अगर सीधा चलेगा तो हो भी जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आइदर में और मे नॉट बी द एक्चुअल पाथ। हम यहाँ से यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना, वहाँ कभी चले ही नहीं। तो पाथ लेंथ क्या है बताइए? पाथ लेंथ इज एक्चुअल पाथ। ये क्या है बताइए? ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव्स, और जबकि ये क्या है? इट में और मे नॉट बी एक्चुअल पाथ। मैथ्स में क्या चल रहा है आपके यहाँ? सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। सेकंड चैप्टर, ठीक है, इतना ही रखो आज के लिए।